सभी को मैं नमस्कार। अब हम देखेंगे उपन्यास के भेद। मेरा इस वीडियो में उपन्यास के भेद के बारे में पूरा चर्चा किया जाएगा। तो जो लोग सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों का कहना था कि मैं उपन्यास का वीडियो डालूं, तो मैं कोशिश की हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे और वीडियो में डाल लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास के भेद। पहले ये यहाँ बता रहा है कि आपने देखा कि उपन्यास के कुछ तत्व सभी उपन्यासों से मिलते हैं। आप लोग उपन्यास के तत्व पढ़े होंगे जिसमें तत्व आते हैं, तो इसमें बता रहा है कि आपने देखा कि उपन्यास के कुछ तत्व सभी उपन्यासों से मिलते हैं। आपका उपन्यास के भेद में ये लिखना नहीं है, ये ऊपर का जो तत्व था जो वीडियो में नहीं डाली हूँ। आप लोगों का सिलेबस में भेद पढ़ना उपन्यास का, तो इसलिए मैं तत्व को नहीं बताई हूँ, भेद को बता रही हूँ। तो तत्व को इग्नोर करते हैं। फिर है, लेकिन आप यह भी देखेंगे कि सभी उपन्यासों में ये तत्व एक समान नहीं होते। क्या बोल रहे कि आप यहाँ पे अभी देखिएगा कि सभी उपन्यास के जो तत्व है वो एक समान नहीं होते हैं। किसी उपन्यास में पात्र महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब किसी उपन्यास में जो है पात्र मतलब समझ रहे, जो मेन हीरो होता है, जैसे फिल्म में कोई मेन हीरो होते हैं, पात्र लोग होते हैं जो जो रोल निभाते हैं, तो पात्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी में घटना महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब कुछ भी जो एक मान लीजिए कोई फिल्म चल रहा है तो उसमें कभी कभी कोई पात्र इम्पोर्टेंट हो गया, या तो कभी उसकी जो घटना उसमें घटित हुई वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी तरह उपन्यास जो लिखा हुआ रहता है उसमें कभी पात्र महत्वपूर्ण हो जाता है तो कभी घटना हो जाता है। फिर है, किसी उपन्यास का प्रतिपाद्य केवल मनोरंजन करना होता है तो किसी का सामाजिक मूल्यों का निर्धारण, मतलब जो उपन्यास है वो अपने उपन्यास के माध्यम से सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं, वो मनोरंजन भी करवाता है और किसी में सामाजिक मूल्यों का निर्धारण, मतलब समाज में हो रहे कृतियों, परेशानियां और अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी सबका उसमें बताया जाता है और उसका उपाय भी बताया जाता है। फिर है, किसी उपन्यास में कथा वस्तु लिखने का ढंग फंतासी का होता है तो किसी में सीधे सीधे वर्णन किया जाता है। मतलब किसी उपन्यास का जो कथा वस्तु होता है, मतलब जो लिखा हुआ होता है, वो बहुत सरल भाषा में होता है या घुमा फिरा के थोड़ा कठिन भाषा में होता है, जिसका हमें अर्थ समझना पड़ता है अलग से कि इसका अर्थ क्या होगा। फिर है, तात्पर्य यह है कि प्रत्येक उपन्यास का अलग रूप, तरीका या ढंग और उद्देश्य होता है। मतलब कि उपन्यास का जो है, हर उपन्यास का अपना अलग रूप होता है, उसका तरीका होता है, उसका ढंग होता है, उसका उद्देश्य भी अलग अलग होता है। हर उपन्यास का एक ही उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक उपन्यास दूसरे से भिन्न होता है, मतलब कि इस प्रकार जो प्रत्येक एक एक उपन्यास होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। आइए निम्न भिन्न प्रकार के उपन्यासों के बारे में जानें, मतलब उपन्यास के भेद के बारे में अब शुरू हो रहा है, तो भिन्न प्रकार के उपन्यासों के बारे में जानें। पहला जो हमारा आता है कथा वस्तु के आधार पर। कथा वस्तु किसको बोला जा रहा है? जो उसमें कहानी होती है, जो लिखा हुआ रहता है, उसी तरह कथा वस्तु के आधार पर हम उसे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कथा वस्तु के आधार पर। प्रत्येक उपन्यास का कथानक अलग अलग हो सकता है, मतलब कि प्रत्येक उपन्यास का कथानक मीन कहानी, उसका जो कहना है, लिखना है, उसका उद्देश्य जो है वो अलग अलग हो सकता है। कोई उपन्यास तत्कालीन यथार्थ से संबंधित हो सकता है, किसी का संबंध पुराण कथा से हो सकता है, किसी का संबंध अतीत से हो सकता है। मतलब कि जो उपन्यास है वो अभी जो फिलहाल का चल रहा है उससे संबंधित हो सकता है, या किसी का संबंध जो पुराना पहले का जो कथा था उससे हो सकता है, या किसी का संबंध जो अतीत जो बीत चुका है, जो पास्ट है हमारा, उससे हो सकता है। इसी प्रकार समकालीन यथार्थ से संबंधित उपन्यासों में कोई कथा वस्तु सामाजिक और कोई पारिवारिक हो सकती है। मतलब कि कथा वस्तु में जो रिलेटिव लिखा गया है किसी के आधार पर, तो वो किसी सामाजिक के आधार पर लिखा गया होगा या कोई पारिवारिक पे भी लिखा गया होगा। इस प्रकार उपन्यास को कथा वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। मतलब इस प्रकार उपन्यासों की जो कथा वस्तु है, तो उसकी जो कहानी होती है वो निम्नलिखित वर्गों में होती है। मतलब समाज की तरफ से हो गया, कभी परिवार के लिए लिखा हुआ है, कभी अभी जो फिलहाल चल रहा है उस चीज़ टॉपिक पे लिखा हुआ, जो बीत चुका है उस पर लिखा गया है, जो पुरान हमारा कथा है उससे संबंधित कुछ लिखा गया है, ऐसा उपन्यास में होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसी के अंतर्गत हमारा आता है भेद के अंतर्गत जो है कि पहला है ऐतिहासिक, पारिवारिक और सामाजिक, जो कि विषय वस्तु की दृष्टि से है। और फिर चौथा है पौराणिक, फिर घटना प्रधान, फिर भाव प्रधान।
वर्ण शैली के आधार से। मतलब ये हमारा हो गया उपन्यास के भेद, जो कि ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक और उसके बाद है पौराणिक, घटना प्रधान और भाव प्रधान। तो पहले चलिए देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, आपको उपन्यास का भेद पूछेगा तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा कि ऐतिहासिक उपन्यास। तो इसमें है ऐतिहासिक उपन्यासों का संबंध अतीत से होता है। मतलब ऐतिहासिक जो उपन्यास होता है, जो ऐतिहासिक उपन्यास होता है, वो उसका संबंध कहाँ से होता है? तो अतीत से, जो बीत चुका है, जो हमारा पास्ट है, वहाँ से उसका संबंध होता है। फिर है अर्थात उनकी कथा वस्तु अतीत से जुड़ी होती है। मतलब उसकी जो कहानी होती है वो हमारा पास्ट, हमारा अतीत से जुड़ा होता है। ऐसे उपन्यासों में यह आवश्यक नहीं कि वह इतिहास सम्मत सच्ची घटना को ही कथा वस्तु का आधार बनाए, बल्कि इसमें वह कल्पना द्वारा कथा की संरचना कर सकता है। मतलब कि जो उपन्यास ऐतिहासिक से रिलेटिव होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सही में पहले हमारा पास्ट में वो घटना घटा होगा उसी के बारे में उपन्यास लिखा गया, ऐसा नहीं है। हकीकत भी लिखा जाता है और बहुत सारा काल्पनिक जो खुद से लोग सोच के मन ग्रंथ बना के और लिखते हैं, वैसा भी हो सकता है। फिर है लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि ऐसे उपन्यासों में भी समकालीन जीवन के तत्व का उद्घाटन होता है। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि ऐसे उपन्यासों में भी समकालीन जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है। मतलब जो काल्पनिक उपन्यास लिखा जाता है ना, तो वो जरूरी नहीं कि पूरी मतलब कि बस फालतू का हो, वो ऐसा बनाया जाता है ताकि लोगों के सत्य जीवन में, मतलब हकीकत दुनिया में भी उसका काम आ सके, और वैसा कुछ हुआ रहता है, उस टाइप का लिखा होता है, उससे भी कुछ सीख मिलती है हमें हमारे समाज में। फिर है अर्थात समकालीन जीवन की समस्याओं को अतीत की घटना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो समकालीन जीवन की समस्या है, समस्या को अतीत की घटना के आधार पर, मतलब जो अभी फ़िलहाल जो घटना हो रही है उसको क्या करता है कि अतीत के, मतलब पास्ट में भी ऐसा होता था, उस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। फिर है उदाहरण के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा में बाण भट्ट के युग की कथा के माध्यम से आज के समाज में व्याप्त जाति प्रथा, धार्मिक द्वेष, युद्धमांद आदि पर करारी चोट की गई है। मतलब कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसमें उस युग के कथा के माध्यम से आज जो समाज में हो रहा है इतना सारा कुरीतियाँ, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अब फिर हम आगे देखते हैं दूसरा पारिवारिक उपन्यास। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास हमारा समझ में आ गया। अब दूसरा है पारिवारिक उपन्यास। इसमें है जिस उपन्यास में परिवार की समस्या या घटना को कथा वस्तु का मुख्य आधार बनाया जाए। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि इस उपन्यास में परिवार की समस्या या घटना को कथा वस्तु का मुख्य आधार बनाया जाए, मीन कहानी का मुख्य आधार बनाया जाता है परिवार की समस्या और घटनाओं को, उन्हें पारिवारिक उपन्यास कहते हैं। फिर है हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार समाज की इकाई है। परिवार क्या है? हमारे समाज की इकाई है। फिर अर्थात परिवार समाज का ही एक अंग है। अतः परिवार से जुड़े होने के कारण ऐसे उपन्यास को सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। मतलब कि क्या बोल रहा है कि परिवार जो है वो समाज का एक अंग है और परिवार से ही एक समाज बनता है, तो हम पारिवारिक उपन्यास को हम सामाजिक उपन्यास भी कह सकते हैं। फिर उदाहरण के लिए प्रेमचंद के निर्मल उपन्यास में अनमेल विवाह के कारण परिवार से उत्पन्न समस्या को दर्शाया गया है। मतलब जो प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास है उसमें अनमेल विवाह के कारण परिवार से जो उत्पन्न समस्या होती है उसको उन्होंने दर्शाया है अपने उपन्यास में। अब तीसरा है सामाजिक उपन्यास। ठीक है, अब इसमें है सामाजिक समस्या या घटना को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन और निर्मला सामाजिक उपन्यास है। मतलब सामाजिक उपन्यास शॉर्ट में है कि जो समाज में हो रही समस्या जो होती है ना, एक दूसरे को देख के भेदभाव करना, उसको देख नहीं पा रहा, कुरीतियाँ होना, उसको लेकर जो उपन्यास लिखा जाता है उसी को हम सामाजिक उपन्यास कहते हैं। जैसे कि है सेवा सदन और निर्मला सामाजिक उपन्यास है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है हमारा पौराणिक उपन्यास। ठीक है,
तो जिस उपन्यास में कथा का आधार पौराणिक गाथा हो वह पौराणिक उपन्यास कहलाता है। कि क्या बोला जा रहा है कि जिस उपन्यास में जो कथा का आधार है वो पौराणिक होना चाहिए, मतलब जो पुराना होना चाहिए, तो वह उपन्यास क्या कहलाता है? पौराणिक उपन्यास कहलाता है। ऐतिहासिक उपन्यास के समान इसमें कथा का आधार तो पुराण से संबंधित होता है, लेकिन उद्देश्य आधुनिक होता है। मतलब पुराना से तो रिलेटिव होता है, पुराना के बारे में, पहले के बारे में बताया हुआ रहता है, लेकिन जो उसका उद्देश्य है वो आधुनिक से होता है। ठीक है, कि आधुनिक जनरेशन में ऐसा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनामदास का पौथा। ठीक है, अब 5वां देखेंगे घटना प्रधान उपन्यास। क्या है? घटना प्रधान उपन्यास। इसमें है जिस उपन्यास में घटना की प्रधानता हो वह घटना प्रधान उपन्यास कहलाती है। क्या? कि जिस उपन्यास में घटना की प्रधानता, मतलब उसमें घटना कुछ हो और मेन उद्देश्य उसका घटना ही हो, तो उस उपन्यास को हम क्या बोलेंगे? घटना प्रधान उपन्यास कहेंगे। ऐसे उपन्यास में कथा की रोचकता घटना के विकास से जुड़ी रहती है। मतलब ऐसे जो उपन्यास होता है, जो इसमें कहानी होता है, वो घटना से रिलेटिव होता है, जिसमें रुचि आता है कि क्या इसके आगे होने वाला, क्या घटना होगा, तो वो घटना से जुड़ा रहता है, उसका विकास जो है वो घटना से जुड़ा होता है। तो ऐसे उपन्यास को हम घटना प्रधान उपन्यास कहते हैं। उसके बाद है तेजी से बदलती हुई घटनाएं कथा को रोचक बनाती, मतलब उस कहानी में तेजी से उसका जो घटना वो बदलते रहता है हर पैराग्राफ में। यदि अब ये हुआ, अब वो हो रहा, अब आगे क्या होगा, तो उसका जो रुचि है, स्टूडेंट को जो पढ़ने का रुचि है उसको और आगे बढ़ाती है और मनोरंजन करने की कोशिश करती है। फिर है पाठक उपन्यास को इसलिए पढ़ता जाता है कि कथा में एक के बाद एक आने वाली घटनाओं के साथ यह संभावना बनी रहती है कि आगे क्या होगा। मतलब लोगों को और उत्साहित करता है कि आगे क्या होगा, तो वो उपन्यास पढ़ने में और मज़ा आता है और वो घटना से बिल्कुल संबंधित होता है। फिर है जासूसी, पेयारी, तिलिस्मी उपन्यास इसी वर्ग में आते हैं। कौन कौन से? जासूसी, उसके बाद है ए यारी, तिलिस्मी उपन्यास इसी वर्ग में आते हैं। आप इसी पाठ में हिंदी उपन्यास के विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हिंदी के आरंभिक उपन्यास इसी प्रकार के होते थे। मतलब आप इसी पाठ में जो है हिंदी उपन्यास के विकास के अंतर्गत, हिंदी उपन्यास के अंतर्गत में पढ़ेंगे कि हिंदी की जो आरंभिक शुरुआत उपन्यास जो थी ना, इसी प्रकार की होती थी, जिसमें घटना रहित होती थी। फिर है इस श्रेणी के अंतर्गत देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के उल्लेख किए जा सकते हैं। अब छठा है हमारा भाव प्रधान उपन्यास। ठीक है, जिन उपन्यासों में भावनात्मक संघर्ष को कथा का आधार माना जाता है उसे भाव प्रधान उपन्यास कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जिस उपन्यास में भावनात्मक संघर्ष को, मतलब उसमें जो भाव उत्पन्न होती है उसके संघर्ष को कथा का आधार बनाया जाता है, जो उसमें भाव उत्पन्न होती है उसी को कहानी का आधार बनाया जाता है, उसे हम भाव प्रधान उपन्यास कहते हैं। ऐसे उपन्यासों में पात्रों के मन में उठने वाले भाव का चित्रण किया जाता है। जो इस तरह का भाव प्रधान जो उपन्यास होता है, इसमें क्या होता है कि पात्रों के जो मन में उठने वाले जो भाव होता है उसी को चरित्र, मतलब उस भाव का ही चित्रण किया जाता है, तो उसी को दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए जैनेंद्र कुमार के उपन्यास सुनीता को इसी वर्ग में रखा जा सकता है। तो पहला हमारा जो था वो कथा वस्तु के आधार पर था, ये उपन्यास का भेद, जिसमें हम लोग 6 पॉइंट पढ़े। अब दूसरा हमारा आता है चरित्र चित्रण के आधार पर। तो चलिए देखते हैं क्या है। जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है उसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा या विकास किया जाता है, मतलब कि जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को, मतलब कि कोई भी कहानी है, मान लीजिए कुछ भी टॉपिक चलो, तो उसमें जो मुख्य चरित्र, मेन जो हीरो होता है उसका चरित्र को केंद्र में रखकर
कथा का विकास किया जाता है, ठीक है, उसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहते हैं। फिर आगे, उदाहरण के लिए इस खंड में जिस उपन्यास का अध्ययन करेंगे वह चरित्र प्रधान उपन्यास है। निर्मला उपन्यास का प्रमुख नारी पात्र है, ठीक। फिर अब पूरी कथा उसके जीवन से संबंधित है। जो निर्मला उपन्यास में जो नारी पात्र है, पूरी कथा जो है, पूरी कहानी जो उसमें है वो वही नारी के जीवन से संबंधित है। अन्य छोटी कथाएं उसके चरित्र को पुष्ट करने के लिए निर्मित हुई है। चरित्र प्रधान उपन्यास में एक केंद्रीय चरित्र के साथ साथ कई अन्य चरित्र होते हैं। मतलब कि एक तो मेन जो होता है जिसको केंद्र बिंदु में रख के उसी पे पूरा उपन्यास आधारित होता है, परंतु उसमें और छोटे छोटे पात्र होते हैं, उसका भी चरित्र निर्मित होता है, शामिल होता है। फिर है, चरित्र प्रधान उपन्यास में एक केंद्रीय चरित्र के साथ साथ कई अन्य चरित्र होते हैं। आगे है, और उपन्यासकार पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को चित्रित करने के लिए घटनाओं और प्रसंगों की रचना के साथ साथ पात्रों के अंतः और बाह्य संघर्षों के चित्रण पर भी बल देता है, अर्थात पात्रों के मनोभावों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। जैनेन्द्र अज्ञेय इलाचंद्र जोशी के उपन्यास इस कोटि के माने जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। हमारा पहला पॉइंट में जो उसके अंतर्गत 6 पॉइंट आया था उसका कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा चरित्र चित्रण कंप्लीट हुआ। अब तीसरा है परिवेश के आधार पे। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक उपन्यास का कोई ना कोई परिवेश होता है, लेकिन जिस उपन्यास में अन्य तत्वों की अपेक्षा परिवेश की प्रधानता होती है उसे परिवेश प्रधान उपन्यास के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेखक जिस परिवेश को अपनाता है उसकी संपूर्ण विशेषता को प्रकट करता है। मतलब कि लेखक जो है जिस परिवेश को अपनाता है अपने उपन्यास में, उसको पूरा संपूर्ण तरीका से उसको प्रकट करता है, उसके बारे में पूरा लिखता है अपने उपन्यास में। फिर है, आंचलिक उपन्यासों को परिवेश प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है क्योंकि उनमें अंचल विशेष के स्थानीय विशेषताओं को लेखक विस्तार में चित्रित करता है। उदाहरण के लिए फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल को लिया जा सकता है, जिसमें बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की आंचलिकता को विस्तार से पेश किया गया है और इसी वजह से उपन्यास को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है। परिवेश के आधार पर लिखे जाने वाले उपन्यासों को महानगरीय, शहरीय, कस्बाई और ग्रामीण आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये टॉपिक यहीं तक करते हैं। शैली के आधार पर वो आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। इतना काफ़ी है, आप अच्छे से समझ लें, अपने भाषा में और भी बढ़ा चढ़ा के एग्ज़ाम में लिखें तो अच्छा मार्क्स आएगा। और मैं बिल्कुल कोशिश की हूँ आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का, और आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए कि हाँ हमें पसंद आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी डालने का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है और शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्त भाई बहन सबको हेल्प हो सके। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू।